Hello student, welcome to Chemistry Planet. Myself Dr. Satyam Mishra. Today we are going to discuss about chemical bonding, in which we discuss on covalent bond and hydrogen bonding. कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। सारे बातों को अपन कवर नहीं करने वाले। हम लोग उन्हीं को कवर करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या दिस ईयर जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इस लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं या आने वाले हैं, सबको मैं कवर कर दूंगा। जितने आए हुए हैं इसकी तो श्योरिटी है आप कवर हो जाएगा। और उसी के बेसिस पे एक एनालिटिकल ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो आएंगे उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि दो आपको, एक वेस्पर थ्योरी, दूसरा एमओटी, फिर डाइपोल मोमेंट और उसके बाद फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर। यह सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। मतलब बोलते हैं मन भर के क्वेश्चन आएगा आपको और यहीं से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले आते हैं अपन डाइपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिसको अपन म्यू से भी इंडिकेट करते हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को मेजर करता है। इसके हेल्प से अपन किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बताया जाता है कि डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी वन ऑफ द टू एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। फार्मूला होता है इसका डाइपोल मोमेंट, दैट इज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, जहाँ क्यू क्या है, चार्ज डेवलप्ड एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। क्यू चार्ज है और डी डिस्टेंस है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिवाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक लाइन का है, डी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल डी से। यूनिट होता है इसका डिवाई, डी ई बी वाई, दिख रहा है ना, ये डिवाई है। वन डिवाई इक्वल टू 1 इंटू 10⁻19 ESU CM, दैट इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर। इसको CM में बोलते हैं, कैपिटल C है, कूलम्ब मीटर है। ओके, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा जाए तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब के बराबर है। ठीक है, अब बताया जाता है कि डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मॉलिक्यूल विथ मोर देन वन बॉन्ड विल हैव मोर देन वन बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। द रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू बॉन्ड्स इज गिवन एज। मतलब कहने का मीनिंग है कि जो मॉलिक्यूल जिसके पास दो बॉन्ड या दो से ज़्यादा बॉन्ड है, उनके पास डाइपोल मोमेंट भी दो होंगे, मतलब मोर देन वन होंगे। और उसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है म्यू रिजल्टेंट, दैट इज म्यू रिजल्टेंट या म्यू टोटल भी बोलते हैं, इक्वल टू अंडर रूट μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा पढ़ना है, कॉस का क्या है, थीटा है। आई रिपीट, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं और फिर डाइपोल मोमेंट प्रेडिक्ट वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। पहले ही बोला था आपको पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का पता डाइपोल मोमेंट से चलेगा। और डाइपोल मोमेंट इज जीरो फॉर सिमेट्रिकल एंड प्लेनर स्पीसीज। जो सिमेट्रिक है, मतलब बॉन्ड के दोनों साइड में एक जैसे ग्रुप लगे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक बोलते हैं। और इस सिमेट्रिक की मेन कहानी जो है ना, यह जब अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं क्लियर कर पाऊँगा कि सिमेट्रिक कैसे डिसाइड किया जाता है। क्योंकि सिमेट्रिक के 3 कंडीशन होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उस बात को अगर यहाँ पे अपन इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। आप थोड़ा इतना ही ध्यान रखें कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है या प्लेनर है तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, अब देखो डाइपोल मोमेंट की हेल्प से अपन आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, ये वाला डाइपोल मोमेंट का, म्यू इक्वल टू ई इंटू डी। ये फार्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, इसको याद रखना है। और इसके अलावा म्यू टोटल के लिए यह फार्मूला यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, अगर इसके हेल्प से
अगर अपने को आयनिक कैरेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो आपको याद हो लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड, तो मैंने डिस्कस किया था एक 16 के टर्म में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ना 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। दूसरा आते हैं डाइपोल मोमेंट के हिसाब से कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और आयनिक कैरेक्टर पूछ रहा है तो दो चीज़ वहाँ मेंशन होगा, लिखेगा ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिस वन, ऑब्जर्व दिया हुआ है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। और कैलकुलेट करने के लिए आपको 100% आयनिक मानते हैं, क्या मानते हैं उसको, 100% आयनिक मानते हुए कैलकुलेट करके निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। और ऑब्जर्व को डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटेड से, ऑब्जर्व को डिवाइड करेंगे अपन कैलकुलेटेड से, तो वहाँ से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकलेगा, इंटू 100 कर देंगे। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट एज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड इंटू 100। यहाँ पे इंटू है, इस पर इंटू पढ़ना है, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, तो यह हुआ आपका फॉर्मूला, आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट एज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड इंटू 100। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला उसने बताया था ना 16 इंटू एक्स, यहाँ है ना एक्स ए माइनस एक्स बी, या एक्स ए और एक्स बी, मतलब ए और बी का एक्स जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंडिकेशन है और ए एंड बी क्या है, बॉन्ड है। तो इसी को मैं क्या बोला था, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर, जहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ए और बी का। कल जो फॉर्मूला बताया था मैं वही फार्मूला यहाँ पे है। फाइनल बात, डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिल दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा भी आपको लाइटनेस नहीं चलेगा। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला आपको मालूम रहे, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए। अभी आज जो क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में बच्चों को, ईटेक वालों को, उसमें क्वेश्चन आपको डाइपोल मोमेंट से भी है, अलग से है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज करना है आपको, नीट पढ़े तो इसको भी यूज करना है, सबसे ज़्यादा याद रहे यह फार्मूला। ठीक है, इसको लो थोड़ा हाईलाइट कर देते, कैसे कॉपी होगा, हाँ ऊपर गया कि नहीं, ए भाई इधर आ, हाँ देखो ये वाला फार्मूला, समझे ना, हाँ यही फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, चलिए डाइपोल मोमेंट में इतना, उसके अलावा एक या आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला जो है ना परसेंटेज आयनिक, हाँ ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। याद है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई मजाक नहीं। ठीक है, याद रखना है। तो यह डाइपोल मोमेंट में दो चीज़, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट की हेल्प से, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी बात है, देखते हैं, दैट इज अ फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं, सीधे फार्मूला पे, ज़्यादा कहानी नहीं। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, इसको वी से इंडिकेट करते हैं, वैलेंस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको अपन यू से इंडिकेट करते हैं, इनटू हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको एस से इंडिकेट करते हैं। तो एफ इक्वल टू वी माइनस यू इंटू हाफ एस। फिर आई रिपीट, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटू हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट होता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक नोट्स है आपका, इसी साल पढ़ाया था, उस मेरा हैंड राइटिंग में है। फॉर्मल चार्ज मतलब फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। इस फॉर्मूले से भी अपन निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज फॉर अ एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज द चार्ज कैलकुलेटेड फॉर दैट एटम बेस्ड ऑन देयर लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयन यूजिंग द इक्वेशन फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे कि बात करें अपन O3 में, ध्यान दो, 2-3 एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं फॉर्मल चार्ज के लिए। अब बात करें अपन, एग्जाम्पल क्या है हमारा O3, तो स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है। O3 में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोला गया O3 में।
फॉर्मल चार्ज अगर पूछे फर्स्ट ऑक्सीजन पे तो यहाँ पे देखो बॉन्ड पर कितना बना है इसका, एक है, एक दो बॉन्ड है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 2 लोन पेयर है, तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला क्या आपके सामने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 16 ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके 6। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, तो 2 और 2 4 लोन पेयर में है, तो 6 - 4। फिर माइनस क्या है, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड कितना बना है यहाँ पे, कितने बॉन्ड बने हैं भाई, 2 ही बॉन्ड काउंट होगा। एक दोनों सिग्मा है ना, यहाँ से एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा इसका, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा में काउंट होता है, तो एक बॉन्ड ए और एक बॉन्ड ए कितने हो गए 2। फिर से बोल दूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 एक 3 बॉन्ड है, नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है लुईस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका पाई बॉन्ड काउंट नहीं होगा, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। तो इसका ये सिग्मा बॉन्ड और यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिग्मा टाइप का होता है, तो यहाँ से एक बॉन्ड और इसमें से एक बॉन्ड कितना हो गया 2, इसीलिए -2, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, निकल गया। वैसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, तो यहाँ देखो इसके पास, यहाँ पे देखोगे तुम, अब चेक कर लो 6 होता है यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, क्लियर। हाँ देखो इसके लिए बोल रहा, हाँ देखो थोड़ा सा और पीछे कर दे, क्लियर हुआ। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज अपन निकाल पाएंगे। अच्छा एक और चीज़ है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्मल चार्ज गिव्स आइडिया अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओह थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया भाई। इसका फर्स्ट का निकाल रहे थे अपन ना, तो फर्स्ट के लिए इसी का 2 बॉन्ड काउंट होगा, सेकंड के लिए इसका 2 और एक इसका बॉन्ड 3 काउंट होगा, और थर्ड के लिए केवल एक ही बॉन्ड काउंट होगा। फर्स्ट के लिए बॉन्ड 2 काउंट होगा, थर्ड के लिए 1 और 2 3 काउंट होंगे, और थर्ड के लिए सिंगल बॉन्ड काउंट होगा। और जो मैं बात बोल रहा था ना आपको कि यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, या नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, थोड़ा सा इसको इससे कनेक्ट ना करें प्लीज़, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये फॉर्मल चार्ज के रेस्पेक्ट में था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, सामने दिख गया। व्हाट इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन H2SO4 ऑफ सल्फ़र, H2SO4 में सल्फ़र के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है। तो देखो यह H2SO4 का स्ट्रक्चर है, H2SO4 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सल्फ़र बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेटली, और आपको सिंगल बॉन्ड बनाया है 2 और ऑक्सीजन से। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे सल्फ़र तो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो लुईस स्ट्रक्चर नहीं होगा। मैं जो बनाया हूँ यह लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और लुईस के स्ट्रक्चर में पाई की बातें नहीं होती है, सिग्मा की बात होती है। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज के ऊपर। तो सल्फ़र 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ओके, इस सल्फ़र के ऊपर देखो कोई लोन पेयर है क्या, कोई लोन पेयर नहीं है, सबका सब बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर कितना हो गया 0, फिर माइनस क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, कितना बॉन्ड बनाया है, तो 1 2 3 4 बनाया है ना, देखो। तो 6 - 0 - 4 कितना हो गया 2। तो सल्फ़र ऑफ H2SO4 फॉर्मल चार्ज कितना होगा +2। ओके, तो यह फॉर्मल चार्ज के का कैलकुलेशन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमने क्या देखा अभी तक, डाइपोल मोमेंट और फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे हमने फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया एक, और दूसरा हमने अपने नोट्स से बताया, ठीक है। 2 फॉर्मूला देखे, वहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देखे, O3 का एग्जांपल, H2SO4 का एग्जांपल, ठीक है। और H2SO4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और O3 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इस बार से 2 क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम 2 चीज़ देखने के बाद फॉर्मल चार्ज और डाइपोल मोमेंट, अब आगे बढ़ते हैं। आपको कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मतलब शेप निकालना, ज्योमेट्री निकालना मॉलिक्यूल्स का। और शेप साइज ज्योमेट्री की बातें जब होगी तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगा वैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। मतलब वेस्पर थ्योरी के हेल्प से अपन बात करते हैं शेप और ज्योमेट्री का। इससे पहले कि मैं शेप और ज्योमेट्री की बात करूं, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि शेप अलग है और ज्योमेट्री अलग है। शेप अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होता है। शेप कंडीशनली बदलता है, बट ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता। और इस बात को समझना है तो समझो कि आपका घर जहाँ भी है, जिस गांव, शहर, मोहल्ला, कॉलोनी में है, आपका घर फिक्स है, आपका घर बना हुआ है, वह फिक्स है। लेकिन घर के अंदर आपका जो बेडरूम है वह कंडीशनली चेंज हो सकता है। आप अभी घर पे गए हो, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कोई
एक जगह है, नीड हो सकता है, तो हो सकता है आपको रूम शेयर करना पड़े। जब लोग कम होंगे तो आपको इंडिविजुअल रूम मिले। आपका रूम पहले कोई और होगा, अब कहीं और कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो कंडीशन के अनुसार आपका बेडरूम बदल सकता है। आपका घर तो फिक्स है, जिस मोहल्ला में बन गया वहीं पे है, आपका घर फिक्स है। तो घर क्या है हमारा, जो फिक्स है वह ज्योमेट्री है, वह चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन घर के अंदर हमारा जो रूम है, जो बराबर बदलते रह रहा है कंडीशनली, वो हमारा शेप है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शेप हमेशा बदलते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री फिक्स रहेगा और शेप बदल सकता है। शेप में चेंज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। शेप बदल सकता है, ठीक है, बदलते हैं, लेकिन ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता। समझे ना? तो ज्योमेट्री फिक्स होता है और शेप चेंज होते रहता है। तो चलिए, वेस्पर थ्योरी के बेस पे हम लोग हाइब्रिडेशन की बातें करने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखाऊंगा। यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा देख ले। वहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी बातें बताऊँगा आपको ट्रिक के थ्रू। शॉर्ट ट्रिक फटाक से आप कैलकुलेट कर दोगे। देखो, या बताया जाता है अ नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अफेक्टेड बाय ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बात सही है, बहुत सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री से बदलते रहते हैं। वेस्पर थ्योरी गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स। यहाँ देखो, द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज डन ऑन मिनिमम रिपल्शन। यह बात जो है ना, दिमाग में बैठा के अंदर तक डाल के रख लो। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का भी क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है ना यहाँ पे। रुको, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यह ऑर्डर जो है ना, कैसे हाईलाइट करेंगे भाई, हाँ, यह ऑर्डर जो दिख रहा है ना, यह ऑर्डर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर देखो, ये ऑर्डर आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपल्सन का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। मैक्सिमम रिपल्सन अकर्स इन लोन पेयर एंड मिनिमम रिपल्सन अकर्स इन बॉन्ड पेयर। आप जानते हो कि फ्री आदमी मतलब बड़ा खतरनाक होता है। तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर क्या है, फ्रीली बैठा हुआ है, इधर इधर रिपेल करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर रिपल्सन हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस रिपल्सन का जो ऑर्डर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, दिमाग में डाल के रखना है। इससे अपन स्टेबिलिटी को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, ठीक है। हट जा भाई, तो अब ये हाइलाइटर हट जा। इसे हटेगा भी नहीं, सेलेक्टेड टेक्स्ट हो गया, हाँ हट गया। क्लियर? तो यह रिपल्सन का ऑर्डर था। ओके, दिस रिपल्सन इफेक्ट रिजल्ट्स इन डेविएशन फ्रॉम आइडियलाइज्ड शेप एंड अल्ट्रेशन इन बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल्स। आपके दिमाग में एकदम दो चीज़ अंदर तक घुस जाना चाहिए। पहला ये ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और दूसरा यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में। पहला देखिए, अगर हमारे पास sp टाइप हाइब्रिडेशन है तो उसके नंबर ऑफ हाइब्रिड 2 होंगे, और वहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है 2 होगा, लोन पेयर कुछ नहीं होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगा और शेप भी लीनियर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है CO2 BeCl2। या BeCl2 पहला मॉलिक्यूल है जो पूरा झगड़ा लगाया था, इससे लफड़ा शुरू हुआ था। BeCl2 से ही हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया था, ओके, जो कि लीनियर होता है। और दूसरा है, अगर आपके पास sp2 टाइप हाइब्रिडेशन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। जहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 हो सकता है तो लोन पेयर 0 होगा, या बॉन्ड पेयर अगर 2 होंगे तो लोन पेयर 1 होगा। कहने का मतलब है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड 3 है तो चांसेस है कि तीनों के तीनों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, तो लोन पेयर 0 हो जाए। चांसेस ये भी है कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, और इसका अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता भाई, आप ध्यान रखना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगा और शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। एग्जाम्पल है इसका BF3। एग्जाम्पल क्या है, BF3। बट अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो ऐसे केस में आपका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा ही होगा। ज्योमेट्री चेंज तो होता नहीं है कभी, बदलेगा क्या, शेप, और कैसा होगा, V शेप, जिसको बैंड शेप भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है SO2। इसका एग्जाम्पल क्या है, SO2, ध्यान रहे। तो sp2 हाइब्रिडेशन में आपके पास ज्योमेट्री फिक्स है ट्राइगोनल प्लेनर, शेप क्या हो गया,
ट्राइगोनल प्लेनर भी हुआ और वी शेप्ड भी हुआ। तो ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जाम्पल है VF3 और वी शेप का एग्जाम्पल है आपका SO2। नेक्स्ट बढ़ते हैं sp3 के ऊपर। sp3 में आपको नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 होंगे। अगर 4 है तो 3 केस है, हो सकता है चारों के चारों क्या 4 बॉन्ड पेयर निकल जाए तो लोन पेयर 0 हो। और देखो आपको ज्योमेट्री हर बार क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, ज्योमेट्री चेंज होने वाला नहीं है, ज्योमेट्री हमेशा क्या है, टेट्राहेड्रल ही है। बट अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर है तो वहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिथेन मॉलिक्यूल CH4, देखो सामने दिख रहा है ना, CH4 इसका एग्जाम्पल है। लेकिन sp3 के केस में अगर जहाँ पे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है वहाँ पे आपको 3 बॉन्ड पेयर दिखे तो ऑफ कोर्स एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, तब तो 4 होगा भाई। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर कितना हो गया, 4, 4 से क्या हो गया टेट्राहेड्रल, और शेप कैसा होगा, पिरामिड टाइप का शेप बनेगा। इसका एग्जाम्पल होता है NH3, चेक कर लो, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और ऊपर एक लोन पेयर रखता है, तो लोन पेयर कितना हो गया 1, और बॉन्ड पेयर कितना है इसके 3, समझे। वहीं पे अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 4 था, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 था और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिट 4 थे, तो बॉन्ड पेयर कितना है 2 और लोन पेयर कितना हो गया 2, तो 2 + 2 कितना हो गया भाई 4। तो 4 में फिर ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल ही रहेगा। शेप क्या होगा, वी शेप। एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। आपके सामने ये टेबल दिख रहा है ना, इसको अगर आप अच्छे से देख लो तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो CH4 NH3 और H2O 2016 रीनीट का क्वेश्चन है, लगातार तीनों एक साथ था, तीनों एक साथ था, इसके बॉन्ड एंगल पूछा गया था। तो इनकी बातें बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे इसका 109 होता है, इसका 107 के आसपास होता है, इसका 104 के आसपास होता है, ठीक है। और ये सब 4.5 होता है एक्यूरेट। फिर डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में कैसे निकालते हैं, आपके सामने देखो। फिर आता है आपके पास अगर sp3d है तो sp3d में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट 5 होंगे, और 5 में चांस ये है कि पाँचों के पाँचों बॉन्ड पेयर हो जाए। पाँचों के पाँच जब बॉन्ड पेयर होंगे तो लोन पेयर 0 होगा, और वैसे केस में आपका शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल निकल के आएगा। एग्जाम्पल है PCl5, एग्जाम्पल है PCl5। P का Cl से 5 बॉन्ड होते हैं, पेयर होते हैं, कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता। चांस ये भी है sp3d में कि जहाँ पे 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएं और एक लोन पेयर हो, और उसका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हर बार ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही ज्योमेट्री होने वाला है sp3d में, कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जब 4 + 1 मतलब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर था, ठीक है, तो सीसो शेप आपको देखने को मिलेगा, सीसो शेप SF4, एग्जाम्पल SF4। अगर आपके पास sp3d में जहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज 5 है, अगर बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 2 हो, तो 3 + 2 कितने हो गए भाई 5 हो गए, ठीक है। तो इसका T शेप क्या निकलता है, T शेप ClF3, एग्जाम्पल क्या है ClF3, और शेप कैसा है T शेप। एक और चांस है sp3d में आपके पास अगर बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो। अब देखो बॉन्ड पेयर कम हो गया, लोन पेयर ज़्यादा हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 3 हो, तो वहाँ से क्या निकल के आता है भाई हमारा लीनियर का निकलता है, और ICl2-, ठीक है। और हमेशा ज्योमेट्री क्या कहलाएगा, आपको ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही ज्योमेट्री होगा। आप एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पे, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं हुआ है। मैं इसको डिस्कस करने से पहले ही बोला था कि ज्योमेट्री चेंज नहीं होता है, शेप बदलता है। और शेप बदलने का रीज़न क्या है मालूम है, यहाँ पे जहाँ जहाँ लोन पेयर आ रहा है शेप चेंज होते जा रहा है, इसलिए सामने एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया गया है। चलिए 1-2 और देख लेते हैं यहाँ से। दैट इज sp3d2 में अगर sp3d2 है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिट 6 है, हो सकता है ये बॉन्ड पेयर 6 का 6 ही हो जाए, ठीक है। और इसका हमेशा ज्योमेट्री क्या होगा, स्क्वायर बाईपिरामिडल, मतलब sp3d2 में हमेशा ज्योमेट्री होगा स्क्वायर बाईपिरामिडल। अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, देखिए दिख रहा है ना ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाईपिरामिडल ही होगा। शेप भी एग्जाम्पल है SF6, यह बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। जितने एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है भाई ना, इसको हाइब्रिडाइजेशन प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, मतलब खासकर 2009-10 के बाद से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल यहीं पे इंक्लूड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब बोलूँगा कि यह टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आदमी इस हिसाब से इसको अरेंज किया है कि सब कुछ एक जगह मिले, ओके। देखिए तो हम देख रहे थे यहाँ पे sp3d2 ना, अगर sp3d2 में जहाँ पे 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो वैसे केस में आपका शेप जो है, ठीक है, यहाँ पे
स्क्वायर पिरामिडल बन जाता है, स्क्वायर पिरामिडल बनता है और IF5 इसका एग्जाम्पल होता है। अगर आपके पास sp3d2 में आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो पिरामिडल स्क्वायर बनता है। पर आपको स्क्वायर प्लेनर एग्जाम बनता है, इसका सेफ एग्जाम्पल है XeF4, ठीक है। वैसे ही sp3d3 में जहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिट 7 है और 7 के 7 अगर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका शेप भी होगा और ज्योमेट्री भी होगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका ज्योमेट्री भी होगा और शेप भी होगा। एग्जाम्पल है IF7, एग्जाम्पल इज IF7, ओके। अब ऐसे ही अगर sp3d3 में जहाँ पे 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, 6 के 6 अगर इसके बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो, ठीक है, तो ज्योमेट्री इसका होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बट इसका शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आ गए 2018 नीट के ऊपर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एग्जाम्पल XeF6 इसके एग्जाम्पल में है, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, शेप, साइज, आपको शेप, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल के साथ में हमने देखा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लोज कर दिया। आप इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से इजीली ले सकते हो, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देने दो, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह हो गया, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का मकसद है, कहने का मीनिंग है कि अपन वेस्पर थ्योरी के हेल्प से, वेस्पर थ्योरी के हेल्प से अपन ने मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री की बातें किए। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, एक बार देख लो। शेप बदलते रहेगा, आपको ज्योमेट्री नहीं बदलेगा। जब कन्फ्यूजन हो तो सीधे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और देख लो कैसा है। हम जानते हैं कि हमारे पास SO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, SO2 का कैसा है, SF6 का कैसा है, VF3 का कैसा है, NH4 का कैसा है, CH3 का कैसा है, CH4 का कैसा है, ये सब करके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें अपन LCMO मेथड पढ़ते हैं, जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके हेल्प से बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। और आजकल के एग्जाम में अगर बॉन्ड ऑर्डर ना पढ़ें तो समझो इनजस्टिस हो गया आपके साथ। बॉन्ड ऑर्डर जानना ज़रूरी है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ऐसा चीज़ है जो किसी भी एग्ज़ाम को कभी छोड़ा नहीं है। इस साल JEE मेंस हो, प्रीवियस ईयर JEE मेंस हो, नीट हो, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपके यह वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल भी रहेगा, आप उठा कर देख लेना। आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन लगातार अगर हर 3 साल में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करना है। मैं अपना नंबर, जिसको मेरा नंबर मालूम है, कॉल करके बोलना सर आप क्या बोल रहे थे। बॉन्ड ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे ईजी है कैलकुलेट करना और सीधे सीधे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो एक चीज़ और आते हैं बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं MOT के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें मेनली हमारा फोकस होगा कि जो हमारा ओवरलैपिंग होता है ना, सिग्मा बॉन्ड के लिए और पाई बॉन्ड के लिए, उन सब ओवरलैपिंग का थोड़ा सा पैटर्न देखेंगे, ठीक है। और फिर आएंगे बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि MOT पूरा जो भी पढ़ेंगे ना, मतलब इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन है और हमारे लिए मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से निकलने वाला नहीं है, इसलिए पूरी बात ना डिस्कस करके सीधे अपन थोड़ा सा ओवरलैपिंग समझते हैं और मेरा मेन फोकस रहेगा बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। आज हमने 3 चीज़ कवर किया है अभी तक, फॉर्मल चार्ज, डाइपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन। चौथा हम बॉन्ड ऑर्डर पर जा रहे हैं, ठीक है। इन चारों में से जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो यहीं से रहेगा। इन चारों को पढ़ने के बाद लगभग हाफ एन आवर का लेक्चर होगा। इन पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सारे के सारे आपको JEE के 40 साल और नीट के मोर देन 30 साल के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट आपको कोवेलेंट बॉन्ड के यहीं से सॉल्व होंगे। इतना मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये चीज़ें आप एग्ज़ाम होने के बाद तक भी यह इन्फॉर्मेशन या वीडियो हमारे एप्लीकेशन में और यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। आपको अभी बोल रहा हूँ ना, बाद में भी आप चेक कर सकते हो मैं क्या बोला था, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे MOT के ऊपर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT के ऊपर, जहाँ पे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन, मतलब S ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग की बात करेंगे। अब जानते हैं अपन हमारे पास कि जो भी बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग के लिए अपन नॉर्मल इंडिकेशन होता है और एंटी बॉन्डिंग को स्टार से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा जो है बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू बनेगा, जहाँ पे S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं। हमारे पास एक 1s है जो दूसरे 1s से ओवरलैप हो रहा है और बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे आपको एक्चुअली सिग्मा 1s बन रहा है, यह 1s बन रहा है। ऐसे ही अगर मान जाओ हमारे पास 1s है और 5, देखो 5 यहाँ पे साई 1s है, अगर यह दोनों जब साथ में आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। जब नहीं होने के कारण एंटी बॉन्डिंग अपन सिग्मा स्टार
1s, 1s स्टार से इंडिकेट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को अपने स्टार से इंडिकेट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा बॉन्डिंग से ज़्यादा होता है। यह ओवरलैपिंग का तरीका है। इन सब चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ और समझ सकते हो, जब हमारे पास इंटरफेरेंस होता है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्ट निकल के आता है और डिस्ट्रक्टिव में प्लेन लाइन आती है, और प्लेन लाइन आने के कारण थोड़ा सा ओवरलैपिंग को अपन बोल सकते हैं कि वहाँ फॉर्मेशन नहीं होगा। इस बात को मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक को और समझ लो ओवरलैपिंग, फिर बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अभी आपके सामने एक डायग्राम दिखाऊंगा। ओके, तो दूसरा है आपको पीपी ओवरलैपिंग। ये भी पीपी ओवरलैपिंग है, यहाँ सिग्मा ओवरलैपिंग है एक टाइप का। इसमें 2pz आएगा, क्या आएगा 2pz, क्योंकि 2pz क्या बनाता है आपको सिग्मा बॉन्ड, और 2px 2py बनाता है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे 2pz है, दैट्स वाई बॉन्डिंग है, और 2pz स्टार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो देखो ओरिएंटेशन कैसा है, माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, मतलब प्लस जो है प्लस साथ ओवरलैप हो रहा है, और माइनस जो है माइनस के साथ आ रहा है, तो सेम टाइप आ रहा है, होमो हो रहा है, प्लस प्लस साथ आएगा, इसको बोलेंगे होमो, और होमो होने के कारण बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस और साथ में क्या हो गया प्लस, तो यार नोडल एरिया बन के आएगा 1 2 और 1 3, ठीक है। तो यार 2pz और 2pz साथ में बॉन्डिंग बनाए तो क्या बन गया 2pz बन गया। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, अब इस यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ऊपर था, यहाँ क्या हो गया माइनस और यहाँ हो गया प्लस। अब यहाँ जो इंटरफेरेंस जो है ना डिस्ट्रक्टिव होगा, जब प्लस और माइनस साथ में ओवरलैप नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसका लूप्स अलग बन जाएगा, माइनस एंड प्लस का यहाँ बन जाएगा माइनस एंड प्लस का, ठीक है। अब देखो उठा के जहाँ दोनों नियरेस्ट पोजीशन है, या प्लस है और ये माइनस है, अगर ये दोनों माइनस माइनस होते या प्लस प्लस होते, ठीक है, तब यहाँ फॉर्मेशन के चांस होता, जैसे कि ऊपर था, बट नीचे क्या है यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल हुआ हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बना। ओके, हमने सिग्मा के 2 केस देखे, एक एसएस ओवरलैपिंग और दूसरा पीपी ओवरलैपिंग। और पीपी में क्या मिला आप देखो 2pz एंड 2pz का। दूसरा है हमारा पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, जो कि लेटरल ओवरलैपिंग है, जहाँ पे पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं, जिसको अपन क्या है लेटरल ओवरलैपिंग है, जहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बातें होगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो डंबल शेप पी जैसे शेप कैसा होता है डंबल, और यहाँ पे पी की बात करें तो 2px और 2py, पी में 3 होता है ना, px py pz, pz से सिग्मा बनता है और px py से बनता है आपको पाई। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे px एंड px, सॉरी py एंड py। तो यहाँ देखो प्लस माइनस, यह साइड बाय साइड, एक डंबल ये है, ध्यान से देखो ये डंबल है ना, एक डमरू जैसा दिख रहा है ना, एक दूसरा डमरू इधर दिख रहा है डंबल, ठीक है। तो ये ऊपर प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस, सामने माइनस, दोनों एकदम साइड बाय साइड लगा है, लेटरल ओवरलैपिंग हुआ, बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, और 2 लोब बन जाएंगे माइनस एंड प्लस के, ठीक है। और यहाँ से जो बनेगा पाई टू पी वाई बुलाएगा, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग में जाएंगे, और पाई टू पी वाई बन जाएगा, ठीक है। पाई टू पी वाई जाएंगे बॉन्डिंग में, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 2py एंड 2py जाएंगे बॉन्डिंग में, और पाई टू पी वाई बन जाएगा। अगर यही यहाँ प्लस प्लस जो था, यहाँ माइनस माइनस था, ऐसे ना होके प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए, ठीक है, ऐसे ओवरलैप हो जाए, तो 2py के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ एंटी बॉन्डिंग होगा, और उसके अलग अलग लोब्स प्लस अलग माइनस अलग प्लस अलग निकल जाएगा, और यह पाई स्टार 2py बन जाएगा पाई स्टार 2py। कहने का मतलब है जो अच्छे से आपको ओवरलैप होना था, इसमें लेटरली ओवरलैप करना था, या लेटरली ओवरलैप अच्छे ओरिएंटेशन से, प्रॉपर ओरिएंटेशन से ओवरलैप नहीं कर पाए, दैट्स वाई एंटी बॉन्डिंग हुए। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है हमेशा बॉन्डिंग में। तो हमने एक पाई का देखा, और एक सिग्मा यहाँ पे पी के थ्रू, और एक सिग्मा हमने एस के थ्रू देखा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक जगह और एक डायग्राम दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 2 चीज़, इनफेज ओवरलैपिंग, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस है ना, दोनों साथ में जुड़े, और यहाँ पे क्या हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इसको बोलेंगे अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इन फेज की बातें हैं, अगर ये इन फेज ना हो के आउट फेज हो जाए, देखो यहाँ पे जब प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यह जब आए आपको, या फिर ऐसे हो कि यह प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो सामने।
तो यहाँ से जो निकल के आएगा एक प्लेन लाइन, सिंपल लाइन मिलेगा, सो दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस जो है ना, दिस इंटरफेरेंस इज ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस सब चीज़ को यही सब बात मैं वहाँ बोल रहा था ओवरलैपिंग में। यह LCAO मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO मेथड है, जो कि MOT के लिए अप्लाई होता है। जब हम लोग मतलब 1 ईयर पूरा इत्मीनान से पढ़ते हैं ना, पूरा डिटेल में, तो इस सब बातों को अपन एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ से सब बातें आती है। ये सब ओवरलैपिंग के पीछे का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यही बात मैं बोल रहा था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे अलग अलग ओवरलैपिंग देखे, SS और PP। ठीक है, अब थोड़ा सा MOT की 2-4 लाइन और सुन लें, उसके बाद इसके एंटी बॉन्डिंग की बात करने वाले हैं। बताया जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब LCAO मेथड इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं अभी आपको बताया था ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग की बात होती है। फॉर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल A and B whose wave function is given as A and B, the molecular orbital MO are given as MO equal to A plus minus B। यहाँ पे द मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जहाँ पे हुआ वहाँ बॉन्डिंग होगा। एंड द मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टार है ना, फॉर्म बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो हाँ, हर चेक कर लो, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, एंटी बॉन्डिंग है कि नहीं है, यहाँ भी चेक कर लो, प्लस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस है कि नहीं, बना है इधर, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ भी चेक कर लो, एक टाइप का पैटर्न नहीं है। ठीक है, यही फाई वेव फंक्शन है, यही फाई जो दिख रहा है ना त्रिशूल जैसा, साई फाई नहीं साई, यही वेव फंक्शन है। ओके, चलिए अपन एक बात और ऐड करने वाले हैं इसमें। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स अप टू 14, अगर 40 तक है तो क्या होता है, 1s स्टार, 1s स्टार, फिर 2s, फिर 2s स्टार, यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर 2pz। इसका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। ठीक है, अगर आपके 14 से क्या बोलेंगे ज़्यादा है, तो यहाँ पे केवल आपको जेड जो है ना, जेड मतलब 2pz, इस यह बदल जाता है। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, पहले 1s, फिर आपको 2s स्टार 2s, फिर 2s, अरे भाई 1s, फिर 1s स्टार, फिर 2s, फिर 2s स्टार, फिर 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर पाई स्टार 2pz। यहाँ पे देखो चेंज कहाँ हुआ है मालूम है भाई, इसको 1s पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको 1s स्टार पढ़ना है। ओके, यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ है, जो यहाँ दिख रहा था ना 2pz, अब उठे कहाँ आ गया, 2pz पहले आ गया है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि 2pz से 2pz जो है ना, वह इंटरमिक्स होने के बाद थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा ले लेता है, इसीलिए पहले आ जाता है। इंटरमिक्स कहाँ होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर अरेंज विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अब थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर देख ले, एक मिनट, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ध्यान दो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, यह सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे पूरे कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यह बॉन्ड ऑर्डर हुआ। यहाँ एक तो एग्जाम्पल के साथ में देखो, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड का लेंथ जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड में स्ट्रेंथ उतना कम होता है। अब बॉन्ड में स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा होता है। यह नाइट्रोजन का आजकल ज़माना चल रहा है, हर बार एग्जाम में नाइट्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में N2 जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन देखो, 1s2, फिर 1 स्टार 1s स्टार 1 है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 14 है ना, 1s2, फिर आता है क्या यहाँ पे 2s2, फिर 2p6 आता है ना यहाँ पे, तो 2 2 4 कितने हो गए 14 अरेंज करना है। तो 1s2 1s2 स्टार, फिर 2s2, फिर 2s2 स्टार, फिर पाई 2px
स्टार, फिर पाई 2p वाई, फिर पाई 2p जेड, फिर पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई और पाई स्टार 2p जेड। तो यहाँ पे चेक कर लो, 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 और 14 हुआ ना। तो यहाँ पे देखो बॉन्डर हाफ इंटू 10-4, ठीक है, जहाँ पे 10 क्या है, यहाँ पे क्या बताया फॉर्मूला, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 4। तो काउंट कर लो यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अरे 2 2 2 2 4 2 6 2 8 भाग पे, फिर से गिनने दो, फिर से काउंट करने दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यहाँ पे कोई स्टार नहीं है ना, तो यह कैसे बॉन्डिंग है, 10 हुए। एंटी बॉन्डिंग कितना है, स्टार वाला 2 इधर और 2 इधर, एंटी बॉन्डिंग के कितने हो गए 4, ऊपर लिखा है 2 ना। तो बॉन्ड इक्वल टू हाफ इंटू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 -4, कितने हो गए यहाँ पे 6, हाफ 6 को हाफ कर दो कितना हो जाएगा 3। तो अब N2 में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड नहीं होगा तो क्या होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड होते हैं तो क्या कहलाता है पैरामैग्नेटिक ना। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हुआ आपको 3 बॉन्ड बनाएगा, होता ही है N ट्रिपल बॉन्ड N, अब जानते ही हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट, बॉन्ड ऑर्डर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। तो हमने क्या देखा अभी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जिसको याद रखना है एकदम दिमाग में, बॉन्ड ऑर्डर याद रखना है, उसको याद रखना है इसका ओवरलैपिंग का पैटर्न, फिर आपको याद रखना है यहाँ पे भाई हाइब्रिडाइजेशन, हाँ ये भाई हाइब्रिडेशन याद रखना है एकदम दिमाग में। फिर याद रखना है आपको डाइपोल मोमेंट एंड फॉर्मल चार्ज। तो इसको आपको कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, आते हैं या आएंगे, इन सब को यहाँ पे आज कवर किया जा रहा है। अगले लेक्चर